लेकिन जो दो तीन मूल सवाल हमेशा सुनते रहा, और मैं ये जितने भी उत्तराखंड के जिन्होंने लीडरशिप लेवल पे काम किया, आप लीडरशिप दिए अपने उत्तराखंड को दे रहे, तो जो लीडरशिप है उसकी एक दायित्व भी होता है कि जो बुनियादी सवाल है उसको हम देखें। जैसे पलायन एक बुनियादी सवाल पहाड़ के लिए हमेशा से रहा, रोजगार को लेके भी एक बुनियादी सवाल रहा। लोग बाहर जाते हैं और पलायन दो तरीके से होते हैं। एक तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक होता है आप विवश हैं, लाचार है, इसलिए करना पड़ता है। तो वो 25 साल के बाद भी जो घोस्ट विलेज है उत्तराखंड में, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, ये आप मानते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना कुछ फोकस होकर किया जाना चाहिए था, या उसके लिए जो प्रयास या नीति चाहिए था, जिस तरह के प्रयास, वो अब तक उसमें उसको और बेहतर करने की अब ज़रूरत है? देखिए, नीतियों में तो हमेशा बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है, और वो होता भी रहता है और होना भी चाहिए। मैंने 2010 में 9-10 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने विज़न 2020 एक तैयार किया था कि सरकार कोई भी आए, लेकिन एक हमारा विज़न होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते पर ही चलें। आप कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है, उसको लगता है ये प्राथमिकता जोड़े, लेकिन एक रास्ता हम मोटा मोटा तय करें कि हमारा टारगेट क्या है, हमारे हेतु क्या है, हमारा लक्ष्य किस क्षेत्र में कहाँ पहुँचने का है। मैं आज भी उस बात पर सहमत हूँ कि एक विज़न रहना चाहिए, और उस विज़न को क्या कैरी किया गया, आगे बढ़ाया गया आपके पास? नहीं, वो विज़न क्या है, जब हर व्यक्ति आता है तो वो अपनी तरीके से नहीं, ठीक है, लेकिन जो आपने कहा उसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या उस विजन को आगे बढ़ाया गया? मेरा एक सवाल, मुझे लगता है कि वो विजन बैठ करके अब कुछ जगह वो बढ़ा, कुछ जगह फिर अपने अपने ढंग से लोगों ने किया, लेकिन एक मोटा मोटा होना चाहिए, सब उस पर सहमत होना चाहिए। 19-20 होता रहे, किसी की क्या प्राथमिकता है, ओके। जैसे हमने इसको आयुष प्रदेश घोषित किया, अब जिस बात की आप पलायन की चर्चा करें, जब तक उत्तराखंड को समझा नहीं जाए, अभी एक शौक जैसा है बन गया लोगों का, क्या कि बस एक शब्द आता है पलायन। और मज़ेदार बात है, वो व्यक्ति पलायन की बात करते हैं जो कभी पहाड़ पर गए ही नहीं और हैं पहाड़ के। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं। हम 70% वनाच्छादित क्षेत्र है, 30% केवल हमारे पास स्थान है। उसी 30% में हमारे गांव भी है, शहर भी है, खेती भी है, उसमें बाजार भी है, गांव, सब कुछ उसी में है। और वो भी यदि पहाड़ को देखेंगे आप, और यदि इस बेल्ट को छोड़ दें केवल, तो मुझे याद आता है कि जब 99 का जो मालपा प्रकरण हुआ था, और जब कल्याण सिंह जी, और मतलब काफ़ी बड़ी त्रासदी उधर हुई थी, तो वहाँ के कुछ गांव हमने शिफ्ट करने थे, तो हम कहाँ करें, ये भी हमारे सामने समस्या थी। अंततोगत्वा जब तमाम जो है, चाहे ये को गढ़वाल के हों गांव, चाहे कुमाऊं के हों, तो अंततों तो हमको नीचे आना पड़ा, हल्द्वानी के क्षेत्र में आना पड़ा, इधर हरिद्वार तक आना पड़ा। तो हमारे पास जो सीमित चीज़ें हैं, उस पर मेरे घर में 4 खेत थे, मेरे पिताजी के 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों के 4 हो गए, वो एक खेत, जो 2 खेत में क्या करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रतिभा पूरी दुनिया में है, आप कैसे रोक सकते हैं उसको। एक समय था जब व्यवस्था से लोग जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था भी नहीं है। अब लोगों को यदि देखेंगे, यदि देश की जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे, तो जितने लोग, चाहे सेना के जनरल से लेकर के और कर्नल तक, किसी भी स्थान पर देखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में देखेंगे, साहित्यकारों के क्षेत्र में देखेंगे, तकनीकी के क्षेत्र में, दुनिया में देखेंगे, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखेंगे, तो आज पूरे विश्व में उत्तराखंड के लोग छाए हुए, देश के कोने कोने में छाए। तो ऐसा नहीं है जो कई बार ये कहते हैं लोग। हाँ, जो हमारी चिंता ये है कि सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं और जो गांव हैं वो जिंदा रहने चाहिए, और उसके लिए नीति क्या बनेगी। मैं सोचता हूँ पर्यटन और तीर्थाटन और योग, और जो हमारे पास
ये जड़ी बूटी का है, जो आयुर्वेद का है, ये तीन नाम प्रकृति से भरपूर। अब प्रकृति और संस्कृति, देखा हमारी सबसे बड़ी चिंता है, ये देश के सांस्कृतिक प्राण है। हम देश को यहाँ का ये, यदि आप कहेंगे तो उत्तराखंड देश ने दुनिया का आध्यात्म का राजधानी है दुनिया की। ये हिमालय है, यहाँ गंगा है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो विकास है वो उस लाइन पर होना चाहिए। तो क्या प्रकृति और लेकिन क्या प्रकृति और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए विकास का मॉडल 25 साल में बना है? आपको बना है ना, आप तीर्थाटन भी हुआ है, उसको और साथ साथ में व्यवस्थित करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए ना, आज केदारनाथ कितने लोग जा रहे हैं, बद्रीनाथ कितने लोग जा रहे हैं, हरिद्वार कितने, में हरिद्वार का सांसद रहा 2 बार, वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो जितने कुल पूरे प्रदेश की जनसंख्या नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा अकेले हरिद्वार में लोग आते हैं। तो जो सांस्कृतिक है, जो हमारा तीर्थाटन है, वो जो हमारा पर्यटन है, उसको हम और व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि हम भीड़ तो चाहते हैं, लेकिन जो भीड़ इस ढंग की भीड़ नहीं चाहते हैं, उसको सांस्कृतिक टच भी हम देंगे, क्योंकि हम कुछ देना चाहते हैं। वो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, धरती का स्वर्ग कहलाता है उत्तराखंड, तो धरती का स्वर्ग कहलाता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य हमको दिया है, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ करके हम उसको कुछ देना चाहते हैं। वो उस चीज़ को अपने जीवन को विकसित करने के लिए कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं आना चाहेगा यहाँ आदमी, यहाँ जीवन को लेने के लिए आना चाहेगा। तो उस दिशा में काम हो भी रहा है और उस दिशा में काम करने की ज़रूरत भी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब राज्य बना उससे पहले हमारे पास कितने लघु उद्योग थे? आज मैं देखता हूँ कि लगभग 25, 30, 40 हज़ार लघु उद्योग जो लोगों के हाथों में। आज हमारे जो बड़े उद्योग हैं, आज हरिद्वार में कोई सोच सकता है किसी पर्वतीय राज्य में हरिद्वार और उधम सिंह जैसा सिडकुल अब ढूंढ कर नहीं देख सकते हैं? पहले तो बड़े शहरों में ही देख लीजिए, बड़े राज्यों में ही देख लीजिए। अटल जी की हमको ये सौगात है कि उन्होंने हमको ये औद्योगिक पैकेज दिया, स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया और औद्योगिक पैकेज दिया। तो हमारा उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, अब यदि ऊपर से आकर के कोई हरिद्वार में रह रहा है, तो स्वाभाविक ही है कि वो जब नौकरी कर रहा है तो वो अपना घर भी बनाना चाहता है, हरिद्वार के पास बनाना चाहता है, देहरादून में बनाना चाहता है, उधम सिंह नगर में बनाना चाहता है। ये तो कदाचित सभी जगह हुआ। ये उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं क्या? आप लखनऊ के आसपास के गाँव को देखिए, लखनऊ की जनसंख्या देखिए, आप दिल्ली के आसपास के गाँव को देख लीजिए, अब किसी भी शहर को देख लीजिए। तो कदाचित सभी जगह ऐसा होता ही है कि लोग शहरों के निकट आते ही आते हैं। तो अब इसको पलायन यदि कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि गांव से लोग नीचे को आए हैं। अपने बच्चों को यहाँ मैं देहरादून में देखता हूँ तो लोगों ने जो गांव का है वो पढ़ाने के लिए, या नहीं वो कंपटीशन की तैयारी भी करेगा, ये भी करेगा, ये सुविधा भी उसको मिलेगी। अब हर गांव में तो वो सुविधा हो नहीं सकती, तो वो उसको लगता है कि यहाँ बेहतर, अपने बेहतरी के लिए हर व्यक्ति आता है। लेकिन आप यदि कहेंगे कि वहाँ से देहरादून आ रहे हैं लोग और अपने राज्य में आ रहे हैं ना, वो पौड़ी से लोग श्रीनगर में बस जाते थे, गांव से लोग कोटद्वार में आ जाते थे। तो ये थोड़ा सा, ये परिस्थितियाँ, ये थोड़ा सा मूल्यांकन करना पड़ेगा। और फिर यदि वो उस गांव में रोकना चाहते हैं हम उस प्रतिभा को, तो किस सीमा तक और किस चीज़ के लिए रोकेंगे? किन चीज़ों को वहाँ हम विकसित कर सकते हैं? हाँ, तो हम देखिए, पर्यटन को विकसित जो करना ही है व्यवस्थित, आप तीर्थाटन को व्यवस्थित करिए, आप प्रकृति के सौंदर्य की बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास योग है, उन स्थानों पर योग, पूरी दुनिया का अध्यात्म का ये क्षेत्र है, ये धीरे धीरे करके ये विकसित हो भी रहा है, लेकिन इसको नियंत्रण की भी ज़रूरत है।